स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से शंभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिलथरे शंभवी आईएएस परिवार की ओर से आप सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में अनाउंसमेंट की गई थी कि 3 नवंबर से हमारा मध्य प्रदेश और एमपी जीके से संबंधित जितने भी पहलू हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश का भूगोल हो, चाहे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो और मध्य प्रदेश की कला संस्कृति हो और उससे जुड़े हुए अन्य जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको मेरे द्वारा हल कराया जाएगा। साथ ही उनकी थ्योरी भी यहाँ पे क्लास में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसी क्रम में हमने पहला जो पार्ट था उसका जिसमें हमने मध्य प्रदेश का भूगोल से संबंधित जितना भी जो सिलेबस दिया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उसको डिकोड किया था। साथ ही उससे संबंधित जितने भी पहलू हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थी उनको हमने जानने का प्रयास किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। वह आपको मध्य प्रदेश की भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न जुड़े हुए हैं उनका समाधान करने में बड़ा कारगर होगा। साथ ही उसके पहले एक और वीडियो आया था जिसमें मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर को जो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था। मध्य प्रदेश स्थापना से संबंधित जितने भी पुराने तथ्य थे जो परीक्षा उपयोगी थे उनको उसमें समाहित करने का प्रयास किया गया था। तो वह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर एवं उपयोगी होने वाला है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश और उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, चाहे वह एमपी कांस्टेबल हो, एमपी एसआई हो, एमपी पीएससी प्री प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, एमपी सेट जैसे एग्जाम हो, तो उसमें बहुत कारगर होने वाला है। आइए उसी क्रम में आज हमको जानना है जो आज जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। वैसे तो पहला टॉपिक हो चुका है मध्य प्रदेश का गठन। आज जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम मध्य प्रदेश का परिचय जानने वाले हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स ठीक है उसके माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं अ, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को, महत्वपूर्ण तथ्यों को। ठीक है, जितना भी देखिए जो सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, चाहे वह भौगोलिक स्थिति हो मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्थिति हो, मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति हो, मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति हो, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति हो, और एक नज़र में मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, तो इतने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 4 से 5 जो पॉइंट हैं, उनमें हम जानने का प्रयास करेंगे और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इन बिंदुओं को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहला पहला पॉइंट हम देखेंगे मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पशु कौन सा है, कब वह घोषित किया गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। दूसरे बिंदु में हमको देखना है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, है ना। तो इसमें हमको जानना है कि मध्य प्रदेश किस अक्षांश, किस देशांतर में स्थित है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कहाँ से होकर जाती है, कितने जिलों को टच करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, वो कौन से जिले हैं जो दो दो राज्यों से सीमा साझा करते हैं, है ना। कितने जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं, कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय जिले हैं। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगला बिंदु है प्रशासनिक स्थिति। तो प्रशासनिक स्थिति में हम जानने का प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। ठीक है, तो पता होगा आपको मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। ठीक है, कितने जिले हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितने ग्राम हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक आधार पर जितने भी तथ्य होंगे उनको यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट है राजनीतिक स्थिति। तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें थी। ठीक है, उस तरह की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। पांचवा बिंदु जो है वो है न्यायिक स्थिति। तो मध्य प्रदेश में न्यायिक स्थिति के आधार पर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो किस जिले में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके वास्तुकार कौन है। ठीक है, उस तरह की बातें यहाँ पर आएंगी। और हाल ही में अभी जो उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, और मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इस तरह की बातें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, छठवां जो आखिरी जो आयाम रहने वाला है, तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति में कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो अ,
जो क्षेत्र है वो कौन सा है जो जिसका योगदान जीडीपी में सर्वाधिक है? क्या वो कृषि क्षेत्र है, या सेवा क्षेत्र है ना? या उद्योग क्षेत्र है? तो उस तरह की चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। और ठीक है, कौन-कौन से वो संसाधन हैं जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? ठीक है, कौन-कौन सी फसलें हैं मध्य प्रदेश में जो होती हैं? कौन-कौन से खनिज संसाधन हैं? तो इसमें हम देखेंगे तांबा, हीरा, मैंगनीज वगैरह, ठीक है? फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? तो एक संक्षिप्त परिचय के रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले यहीं से। ठीक है, मध्य प्रदेश के ठीक है, सामान्य जानकारी जो पहला बिंदु था हमारा, तो इसको ही हम ले रहे हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश जो है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और यह इसका आधार क्या था? तो हिंदी भाषा, ठीक है, भाषाओं के आधार पर जो है राज्यों का गठन हुआ था, आपको पता ही होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1953 का जो अधिनियम है, एक फैक्ट और यहीं पे याद रख लेना आप। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, ये कब का है? तो ये है 1953 का। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। अध्यक्ष कौन है? तो फजल अली। ठीक है, फजल अली, के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो 2 सदस्य भी थे इसके, तो वो भी आपको नाम पता होना चाहिए। के एम पडिक्कर, के एम पडिक्कर है, और हैं हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वह किस अधिनियम के आधार पर हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के आधार पर हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली साहब थे, है ना? और इनने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 1955 ने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इसमें सदस्य कितने थे? तो 2 सदस्य थे, के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, है ना? तो 3 सदस्यीय एक आयोग का गठन हुआ था, जिसने सुझाव दिया था कि भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं चलेगा, है ना? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भी राज्यों को, ठीक है, देखा जाएगा। ठीक है, तो भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था हिंदी भाषी क्षेत्र को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, उसके पहले की जो स्थिति थी हमारी 1947 से लेकर 1956 के बीच की। इस समय का जो मध्य प्रदेश था वो 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें 3 जो है क्षेत्र शामिल थे। पार्ट ए का हिस्सा था हमारा सीपी बरार, जिसकी राजधानी थी नागपुर। पार्ट बी का हिस्सा था मध्य भारत, जिसकी 2 राजधानियाँ थीं, भोपाल और इंदौर। और पार्ट सी में था हमारा विंध्य प्रदेश और भोपाल। ठीक है, तो विंध्य प्रदेश प्लस भोपाल। ठीक है, तो इन 4 जो है भागों को मिलाकर मध्य प्रदेश कहा जा रहा था। ठीक है, जो वर्तमान अभी का मध्य प्रदेश है हमारा इन 4 भागों में बटा हुआ था। इन चारों को समेट के जो है एक राज्य का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, जिसको नाम, ठीक है, मध्य प्रदेश दिया गया। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता हो गई होंगी, है ना? और दूसरा बिंदु आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना दिया गया, ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये पुनर्गठन भी आप याद रख लेना। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं। ये आपने पीछे भी जानकारी इनकी ली होगी, अगर पिछला वीडियो देखा है तो जो गठन है उसको बहुत ही विस्तार से हमने बताया है। 1947 के पूर्व की स्थिति, जब मध्य प्रदेश में जो है अंग्रेजों का शासन था, उसके फिर उसके बाद जो है 1947 से 1956 की स्थिति, और 1956 से 2000 की स्थिति, है ना? तो 3 चरणों में हमने आपको बाँट के दिखाया था। यहाँ केवल इतना ही याद रखना है आपको, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, भाषा के आधार पर, तो भाषा यहाँ पे हिंदी भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के अधिनियम के आधार पर, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, जिसके 2 सदस्य थे, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, 1956 के पहले जो था मध्य प्रदेश 47 से 56 के बीच में 4 भागों में बटा हुआ था, या 3 श्रेणियों में था। एबीसी भाग बोलते हैं हम, या 3 श्रेणी बोलते हैं हम, है ना? या 4 भाग बोलते हैं, जिसमें पार्ट ए में जो था हमारा सीपी बरार, जिसकी राजधानी नागपुर थी। मध्य भारत, जिसमें मुख्य रूप से देसी रियासतें शामिल थी, जिसमें इंदौर और ग्वालियर रियासत थी। इंदौर रियासत की राजधानी
ठीक है, जो सिंधिया रियासत थी वो ठीक है, 2 यहाँ पर राजधानियाँ थी, ग्वालियर और इंदौर। तो सिंधिया रियासत की राजधानी ग्वालियर थी और इंदौर रियासत जो थी जो होलकर जो राजा थे उसकी राजधानी इंदौर थी। तो यहाँ पर 2 राजधानियाँ थी। विंध्य प्रदेश, तो इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड की जितनी छोटी-छोटी रियासतें थीं, उनको मिला के विंध्य प्रदेश बनाया गया था, उसको पार्ट सी में रखा गया था। पहले विंध्य प्रदेश को पार्ट बी में रखा गया था, बाद में पार्ट सी में रखा गया था और भोपाल भी जो पार्ट सी का ही हिस्सा था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, ठीक है, सामान्य जानकारी में आपको यहीं पे ठीक है, तो इसमें आपको जैसे मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल कितना है तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है 9% है। ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी है तो 7,26,26,809, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है तो भारत की कुल जनसंख्या का 5.9% या लगभग 6% है। ठीक है, तो 2 तथ्य आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला क्या है, ठीक है, सामान्य जानकारी में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना है तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% है ना, और क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश क्या है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला बड़ा राज्य कौन सा है तो पहला है राजस्थान, है ना, और जनसंख्या के मामले में हम कौन से नंबर पर हैं तो जनसंख्या के मामले में भी हम 6वें नंबर पे हैं। ठीक है, 2014 के बाद अगर बात की जाए तेलंगाना के गठन के बाद तो अभी 5वें नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, तो जनसंख्या के मामले में जो है हम 6वें नंबर पे हैं और क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पे हैं। कितना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी है तो लगभग 7,26,00,000 याद रख सकते हैं आप, 7 26 26 809 याद रख सकते हैं, जो 5.9% है भारत की कुल जनसंख्या का। ठीक है, या लगभग 6% बोल दें। ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर है, सर्वाधिक लोग कहाँ पर रहते हैं तो वो रहते हैं इंदौर में। सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं तो वो रहते हैं हरदा में। ये हम बात कर रहे हैं जनगणना 2011 के आधार पर। ठीक है, सबसे बड़ा अगर ज़िले की हम बात करें तो वो है छिंदवाड़ा, 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे छोटे की बात करें तो वो हो जाएगा आपका दतिया। ठीक है, ये 2 फैक्ट और आपको यहीं पे याद होना चाहिए। अगला मध्य प्रदेश में साक्षरता। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है तो 69.35। ठीक है, 69% जो है लोग मध्य प्रदेश के साक्षर हैं। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है हमारा तो वो है जबलपुर, और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है तो वो है अलीराजपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो जबलपुर की कुल साक्षरता है वो है लगभग 81%, और जबकि हम बात करें अलीराजपुर की तो कुल साक्षरता है लगभग 36%। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये सब बिल्कुल सामान्य जानकारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें हम तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है तो वो है 931। ठीक है, अब सीधे वन लाइनर फैक्ट है, इनको याद रखना आपको, है ना। लिंगानुपात का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, तो उनकी संख्या है 931। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो किस जिले का है तो वो है हमारे बालाघाट का। ठीक है, कितना है बालाघाट का लिंगानुपात तो 1021 है। कितना है तो 1021, और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो भिंड का है 837। ठीक है, ये भी डेटा आपको पता होना चाहिए। अगर लिंगानुपात के आधार पर देखा जाए तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, ये 4 जो हैं जिले जिले हैं जिनकी जिनका जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात किसका है तो भिंड का है। ठीक है, चलिए अगली बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है 236 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के 1 वर्ग किलोमीटर में ठीक है कितने लोग रहते हैं तो 236 लोग रहते हैं। सर्वाधिक घनत्व की बात करें जनसंख्या घनत्व की तो वो है भोपाल जिले का, वो है लगभग 855। ठीक है, मतलब भोपाल में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं तो 855, और डिंडोरी की बात करें तो लगभग 94 है। ठीक है, 94 या 91 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, भोपाल में, सबसे कम कहाँ पे है इंदौर में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो फिर वो हो जाएगी इंदौर में।
और सबसे कम कहाँ पे हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अनूपपुर में। ठीक है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। ठीक है, एक बार और इसको देख ले रहे हैं हम दोबारा से। ठीक है, जितने भी हमने बिंदु देखे हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है हमारा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9%। जनसंख्या कितनी है, तो 7, 26, 26, 809, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 6% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो इंदौर में। सबसे कम कहाँ पे है, हरदा में। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार। सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, सबसे छोटा जिला दतिया, जनगणना 2011 के अनुसार। सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर में 81%, सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर में कितना, तो 36%। ठीक है, मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है, तो वो है 79.35। ठीक है, अगर इसी में बात की जाए महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता की, ठीक है, तो फीमेल और मेल, ठीक है, फीमेल है लगभग 59% के आसपास और मेल है 78% के आसपास। ठीक है, 78% के आसपास जो है पुरुषों की साक्षरता है और 59% के आसपास महिलाओं की साक्षरता है। ठीक है, दोनों का एवरेज लेंगे तो आप इतना आ जाएगा। लिंगानुपात की बात करें तो 931 है। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो है बालाघाट का 1021, और सबसे कम कहाँ का है, तो वो है भिंड का। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 236 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो भोपाल का है, और सबसे कम कहाँ का है, तो वो है डिंडोरी का। चलिए, अब जानते हैं मध्य प्रदेश के उपनाम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को अन्य किन उपनामों से जाना जाता है, या किन उपनामों की संज्ञा दी जाती है, तो वो भी आपको जानने का, ठीक है, जानकारी होना चाहिए। तो इसमें देखिए, पहला जो नाम दिया गया है हृदय प्रदेश। ठीक है, हृदय प्रदेश इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित होने के कारण जो है मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। और यह नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, दिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको सभी जो राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, इन सब की मिली-जुली संस्कृति भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप दक्षिणी मध्य प्रदेश में जाएँगे तो आपको मराठा संस्कृति या ठीक है, मराठा कल्चर की झलक दिखेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जाएँगे आप झाबुआ, अलीराजपुर, धार की तरफ, तो वहाँ पे आपको गुजराती कल्चर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगरमालवा, यहाँ जाएँगे तो आपको राजस्थानी टच मिल जाएगा शिवपुरी वगैरह में, है ना? वहाँ का कल्चर देखने मिल जाएगा। और मुरैना, छतरपुर, पन्ना, इस तरफ जाएँगे आप तो आपको यूपी, उत्तर प्रदेश की संस्कृति देखने को मिल जाएगी। और सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, इस तरफ जाएँगे आप शहडोल तरफ, तो आपको बिहार, ठीक है, उसकी जो लोक संस्कृति है उसकी झलक भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सभी जो ठीक है, पूरे देश की जो संवेदना, भावनाएँ हैं, फीलिंग्स हैं, उनको अपने हृदय में संजो के रखा है ना? ऐसा प्रदेश को ही हम क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश या हृदय प्रदेश के नाम से जानेंगे। और यह नाम दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, टाइगर की जनसंख्या बहुतायत में मिलने के कारण लगभग 576 या 600 के आसपास यहाँ पर टाइगर हैं। उसके कारण इसको टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में, ठीक है, भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर रिज़र्व भी हैं। ठीक है, 6 टाइगर रिज़र्व हैं। तो आपको पता होगा सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व है, संजय टाइगर रिज़र्व है, पन्ना है, पन्ना टाइगर रिज़र्व, पेंच टाइगर रिज़र्व है। इसके अलावा पन्ना है, पेंच है, ठीक है, कान्हा कान्हा टाइगर रिज़र्व है और बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिज़र्व हैं। उसके कारण भी मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तेंदुआ तेंदुआ की संख्या भी यहाँ पे ठीक है, भारत में सर्वाधिक देखने को मिलती है। इस कारण इसको तेंदुआ राज्य कहते हैं। ठीक है, घड़ियाल एकमात्र राज्य जहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में भी मिलेंगे, लेकिन बहुतायत में यहीं पे मिलेगी। ठीक है, चंबल नदी जो है घड़ियालों की उसको ठीक है, जननी ही कहेंगे, माँ कहेंगे, जो घड़ियालों को पालती-पोसती है और जन्म देती है। ठीक है, तो चंबल नदी में ही घड़ियाल पाए जाते हैं। इसके अलावा गिद्ध राज्य भी कहते हैं। ठीक है, पन्ना जो नेशनल पार्क है, उसमें गिद्ध प्रजनन केंद्र वगैरह भी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो गिद्ध वगैरह भी ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, तो उसको गिद्ध राज्य भी कहते हैं।
ठीक है, वुल्फ या भेड़िया स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, इनकी संख्या भी यहाँ पे ठीक है देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा सोयाबीन का लगभग ठीक है, लगभग 50% से अधिक उत्पादन जो है पूरे भारत का वो मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। इस कारण इसको सोया स्टेट भी कहते हैं, सोया राज्य के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक जो सोयाबीन का उत्पादन है, वह मध्य प्रदेश के मालवा का जो क्षेत्र है वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि मालवा का जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है और सोयाबीन की फसल के लिए काली मृदा जो है ठीक है उपयुक्त है ना? और उसके लिए जितना पानी चाहिए, वर्षा भी लगभग उतनी मिल जाती है आपको 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है? तो काली मृदा और पर्याप्त मात्रा में जो है वर्षा मिलने के कारण, है ना? और साथ ही जलवायविक जो परिस्थितियाँ हैं वो भी अनुकूल होने के कारण मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन के उत्पादन में ठीक है प्रथम स्थान रखता है, अग्रणीय राज्य है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करें तो महाराष्ट्र कभी-कभी ठीक है आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, बात करें तांबा की ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट की मलाज खंड की जो खान है, ठीक है, तांबे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो बहुत बड़ी खदान है, भारत की सबसे बड़ी खदान है तांबे की, है ना? या एशिया की सबसे बड़ी खदान है देखा जाए तो। ठीक है, साथ ही हीरा उत्पादन वर्तमान में हीरे का एकमात्र उत्पादन करने वाला राज्य होने के कारण ठीक है, मध्य प्रदेश को हीरा राज्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख जिलों की बात करें तो पन्ना, सतना, ठीक है? पन्ना है, सतना है, छतरपुर, ठीक है? ये हीरा उत्पादक ज़िले हैं, जिनमें ठीक है मझगुआ, हिनौता ठीक है, बिजावर और बक्सवाहा जैसे क्षेत्र जो हैं हीरा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसको नदियों का मायका भी कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 400 से अधिक नदियाँ जो है उद्गमित होती हैं, यहाँ से निकलती हैं, इस कारण से इसको नदियों का मायका कहते हैं। ठीक है? और सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो माँ नर्मदा है, ठीक है? जानते ही हैं आप। साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी इसको कहते हैं। ठीक है? मध्य प्रदेश में लगभग ठीक है लगभग नहीं 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है? जिसके कारण मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमने जाना कि मध्य प्रदेश को किन-किन उपनामों से जाना जा रहा था। ठीक है? ठीक है? अब अगला इसी परिचय में हमको जानना है मध्य प्रदेश की राजधानियाँ, ठीक है? तो इसमें जानेंगे हम मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, ठीक है? मध्य प्रदेश की ठीक है मुख्य रूप से जो राजधानी है प्रशासनिक तौर पर वो कौन-सी है? तो भोपाल है। और अन्य कौन-कौन सी राजधानियाँ हैं? ठीक है, तो परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है? तो इसलिए इसको भी हमने शामिल कर लिया है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन-सी है? तो आपको पता ही होगा भोपाल, ठीक है? मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। बात करें मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी की, तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। ठीक है, इंदौर आर्थिक राजधानी भी है, खेल राजधानी भी इंदौर है। ठीक है, खेलों को बढ़ावा देने के कारण ठीक है और जो है स्पोर्ट्स क्लब वगैरह जो है उनकी स्थापना भी इंदौर में हुई थी और बहुत सारी एकेडमी वगैरह हैं। इंदौर में होने के कारण इसको खेल राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी, इसके अलावा सूती वस्त्र या कपड़ा राजधानी भी इंदौर है हमारी। ठीक है, तो ये भी इंदौर है। ठीक है, कपड़ा ही सूती वस्त्र के उत्पादन के कारण इसको ठीक है मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। इंदौर को क्या है मिनी बॉम्बे ठीक है, इसकी भी संज्ञा दी जाती है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? सूती वस्त्र या कपड़ा उत्पादन के कारण ही इसको जो है मिनी बॉम्बे की संज्ञा दी जाती है। अगली बात करें हम न्यायिक राजधानी की, ठीक है, तो न्यायिक राजधानी है मध्य प्रदेश की जबलपुर, ठीक है, यहीं पे जो है ठीक है हाई कोर्ट की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो न्यायिक राजधानी कौन-सी है? जबलपुर है, साथ ही संस्कार धानी भी ठीक है जबलपुर है। और संस्कार धानी जो टाइटल है जबलपुर को, वो दिया था विनोबा भावे जी ने। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, विनोबा भावे। ठीक है, जब वो भूदान आंदोलन वगैरह में यहाँ पर आए, तो उन्होंने जबलपुर को संस्कार धानी ठीक है नाम दिया। अगली आगे बात करें तो संस्कृति राजधानी, ठीक है, तो संस्कृति राजधानी कहा जाता है उज्जैन को। ठीक है, आपको पता होगा पहली शताब्दी से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर ठीक है उसके बाद से लेकर पहली शताब्दी तक, है ना? या छठवीं ठीक है, आप पूरा देखेंगे प्राचीन भारत में लगभग जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर था या सबसे ज़्यादा जो सांस्कृतिक शहर था वो कौन-सा था? तो वो उज्जैन ही था। जिसके कारण जो है मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक अ अ, संस्कार धानी तो जबलपुर को कहते हैं, संस्कृति राजधानी किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं उज्जैन को। ठीक है, तो संस्कृति राजधानी क्यों कहा जाता है? तो लगभग जो है प्राचीन भारत में ठीक है मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है या मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक पहचान है वह उज्जैन ही था, है ना? जिसके कारण इसको
मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करें ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, तो अंग्रेजों के समय मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी पचमढ़ी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन-सी है, तो वो है आपकी पचमढ़ी। ठीक है, बात करें ऊर्जा राजधानी की, ठीक है, तो सिंगरौली को कहा जाता है ऊर्जा राजधानी। ठीक है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन-सी है, तो वो है आपकी सिंगरौली। ठीक है, क्यों कहते हैं? तो सिंगरौली में जो है एशिया की सबसे बड़ी खुले मुँह की खदान है। ठीक है, कोयला की सबसे बड़ी खदान यहाँ पे मिली है। ठीक है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र का आपने नाम सुना होगा, जो एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है, तो जिसके कारण ठीक है, बैढ़न वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। ठीक है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहते हैं मैहर। ठीक है, मैहर। ठीक है, तो मैहर जो है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी है। उसके पीछे कहने का कारण क्या है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है, बहुत बड़े जो है मध्य प्रदेश के संगीतकार रहे हैं, ठीक है? और इनने यहाँ पर ठीक है, बहुत सारे कुछ बैंड वगैरह की स्थापना भी करी थी, है ना? जिसके कारण मध्य प्रदेश की जो है संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है, ठीक है? संगीत को पहचान दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, मैहर क्षेत्र से। ठीक है, तो जिसके कारण इसको जो है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कह रहे हैं। ठीक है, व्यक्ति का नाम भी याद रख लेना आप, ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है। चित्रकला राजधानी, ठीक है, तो भारत या विश्व की जो सबसे प्राचीनतम जो पेंटिंग प्राप्त हुई हैं, वो मिली हैं आपको भीमबेटका से, भीमबेटका, ठीक है, तो भीमबेटका के जो अति दुर्लभ चित्र हैं, ठीक है, आदि मानवों के द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है मध्य प्रदेश की अ, चित्रकला राजधानी किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, ठीक है, भीमबेटका को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला बिंदु हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और तथ्य भी हैं, तो उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ और बिंदु भी हमको बताने हैं, फिर इसके बाद देखेंगे हम अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, देशांतरीय स्थिति, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो अब आपको जानना है मध्य प्रदेश का, ठीक है, राजकीय पशु, ठीक है, उसके पहले, ठीक है, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जिसमें 24 जो है स्तूप बने हुए हैं। ठीक है, 24 तिल्लियाँ या स्तूप बने हुए हैं, बीच में एक सर्कल है, ठीक है, आजू-बाजू में इस तरफ जो है गेहूँ और दूसरी तरफ धान की बाली है, बीच में सत्यमेव जयते लिखा है, ठीक है, और बीच में एक अशोक स्तंभ बना है, जिसके पीछे एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो सर्कल है, ये गोला बता रहा है मध्य प्रदेश की समृद्धि या उन्नति का प्रतीक है। ठीक है, स्तूप शांति का प्रतीक है। ठीक है, और सत्यमेव जयते, सत्य और न्याय की जीत हो, ठीक है, ये बताता है ना? और गेहूँ और धान जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, ठीक है, उसको बता रहा है। तो ये आपने देख लिया, जान लिया, ये क्या है हमारा, ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय, ठीक है, चिन्ह है। ठीक है, वृक्ष कौन-सा है? तो बरगद का है। ठीक है, अगला मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, ठीक है, तो पता होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश का ये जाना था आपने राजकीय चिन्ह। अब जाना है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, तो आपको पता है बनियान ट्री या जो बरगद है ना? इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। ठीक है, इसके बारे में हम अभी और देखेंगे डिटेल से कि इसको कब जो है हमने राजकीय वृक्ष घोषित किया, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। ठीक है, अभी केवल आप चित्र देख लीजिए। ठीक है, अगला कौन-सा है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल? ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको मलखंभ, ठीक है, 2013 में इसको जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया। ठीक है, देख लीजिए पहलवान दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना? अगला है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो जबलपुर का उच्च न्यायालय है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो ये दूधराज का चित्र बना हुआ है, देखिए कितना सुंदर जो है चित्र है। ठीक है, राजकीय पक्षी दूधराज। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, ठीक है, सफ़ेद लिली, इसका नाम क्या है? सफ़ेद लिली। ठीक है, इसको शाह बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सफ़ेद लिली। ठीक है, और ये है चार्ल्स कोरियन या चार्ल्स कोरिया, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के वास्तुकार हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है, ठीक है, 12 सिंगा दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 और 6 12। ठीक है, तो ये 12 सिंग हैं इसके, ठीक है, इस कारण इसको, ठीक है, 12 सिंगा कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित जो तथ्य हैं उनको एक बार देख ले रहे हैं। तो पहला बिंदु है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। तो राजकीय पशु क्या है हमारा? वो है 12 सिंगा। इसकी प्रजाति क्या है? तो वो है ब्रीड दी प्रजाति।
किस प्रजाति का है? तो ब्रेडरी। ठीक है, राजकीय पशु का नाम क्या है? तो बारहसिंगा। प्रजाति क्या है? ठीक है, तो ब्रेडरी या सर्विडी। ठीक है, ब्रेडरी या सर्विडी। एक मिनट थोड़ा सा हम, ठीक है, तो इसकी प्रजाति क्या है? तो वो है ब्रेडरी या सर्विडी प्रजाति का है। ठीक है, बात करें क्षेत्र की, ये कहाँ पाया जाता है? तो बारहसिंगा मिलेगा आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है मंडला डिंडोरी वाला, वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मुख्य रूप से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1981 में इसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, अगली बात करें हम शाह बुलबुल या दूधराज की। आपने पीछे चित्र देखा था, कितना सुंदर पक्षी था। ठीक है, तो इसको दो नाम है, दूधराज भी इसको कहते हैं और शाह बुलबुल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें हम तो पैराडाइज फ्लाई केचर इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्षेत्र की बात करें तो सरदारपुर, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो धार का है वहाँ मिलेगा। ठीक है, साथ ही सैलाना जो रतलाम है, ठीक है, रतलाम के वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो ये भी 1981 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई केचर या उसी को शाह बुलबुल या दूधराज कहते हैं। क्षेत्र सरदारपुर एवं सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य। सरदारपुर धार में है, सैलाना कहाँ पे है? रतलाम में है। घोषणा कब हुई है? 1981 में। अगला है राजकीय पुष्प। तो पीछे आपने चित्र देखा था सफेद लिली का। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, ये है सफेद लिली, है ना, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। ठीक है, तो पुष्प क्या है? सफेद लिली। कौन सी इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, तो वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है लीलियम कैंडिडम। ठीक है, क्या है? तो वानस्पतिक नाम क्या है? वो है लीलियम कैंडिडम। और ये कहाँ पाया जाता है? क्षेत्र की बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मुख्य परीक्षा में 3 नंबर में आता है तो यही 3 पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, और जो प्रारंभिक परीक्षा है या वनडे एग्जाम है तो उनमें ऐसे ही पूछा जाता है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है या उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो विस्तार भी पूछ लेता है। अगला है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, तो महाशीर। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का नाम क्या है? महाशीर। ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टोर प्यूटी टोरा। ठीक है, क्या नाम है? टोर प्यूटी टोरा। ठीक है, तो 2-3 बार बोलेंगे आप टोर प्यूटी टोरा, टोर प्यूटी टोरा। ठीक है, तो याद हो जाएगा। राजकीय मछली क्या है? तो महाशीर है। और इसका नाम क्या है? तो टोर प्यूटी टोरा। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस नदी में ये मिलती है? तो नर्मदा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है बड़वाह में। ठीक है, बड़वाह में कहाँ पे? ठीक है, नर्मदा नदी में मिलेगी, है ना, मुख्य रूप से। और ठीक है, बड़वाह में क्या है? तो महासीर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, महासीर मछली के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? बड़वाह में की गई है। ठीक है, तो इतने बिंदु आपको इसमें याद रखना है। आगे चलिए, तो अगला जो पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद। ठीक है, बनियान ट्री आपने पीछे देखा था। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस वैन ग्लेसिस। ठीक है, फाइकस वैन ग्लेसिस। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो फाइकस वैन ग्लेसिस। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्षेत्र की बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश। कब इसकी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई? तो 1981 में। और ठीक है, बरगद पार्क कहाँ पे है? तो ये है इंदौर में। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बरगद पार्क कहाँ पे है? तो इंदौर में। ठीक है, बात करें राजकीय फल की, तो राजकीय फल हमारा आम है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में। ठीक है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बात करें किस्मों की, ठीक है, तो 2 प्रकार की मुख्य रूप से इसकी 2 प्रमुख किस्में मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे आम मिल जाएंगे जो सब जगह होते हैं, लेकिन विशेष किस्मों की बात करें तो नूरजहाँ और सुंदरजहाँ। ठीक है, सुंदरजहाँ आम जो है रीवा का प्रसिद्ध है और इनको जीआई टैग वगैरह भी दिया गया है। ठीक है, और नूरजहाँ जो है अलीराजपुर का फेमस आम है। ठीक है, इसके अलावा आम अनुसंधान केंद्र, तो ये गोविंदपुर, ठीक है, ये गोविंदपुरा रीवा में स्थित है। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, संपूर्ण मध्य प्रदेश। नूरजहाँ कहाँ पे? तो नूरजहाँ मिलेगा अलीराजपुर में। सुंदरजहाँ कहाँ पे? तो रीवा में मिलेगा। और आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये है गोविंदगढ़ रीवा में। अगला बिंदु, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल।
तो राजकीय खेल कौन सा है? तो राजकीय खेल है हमारा, ठीक है, मलखंभ। ठीक है, क्या है? राजकीय खेल है मलखंभ। ठीक है, कहाँ खेला जाता है? तो मालवा, मुख्य रूप से मालवा में। ठीक है, मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो वो है प्रभास जोशी पुरस्कार। मलखंभ के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रभास जोशी पुरस्कार। ठीक है, मलखंभ अकादमी कहाँ पे है? ठीक है, राजकीय मलखंभ अकादमी, इसकी स्थापना की गई है उज्जैन में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रख लेना। ठीक है, सभी तथ्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षाओं में बने हैं। ठीक है, वो बनते रहेंगे। मध्य प्रदेश राजकीय मलखंभ अकादमी कहाँ पे है? उज्जैन में है। मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो प्रभास जोशी पुरस्कार है। ठीक है, बात करें घोषणा की, तो इसकी घोषणा हुई है 2013 में। ठीक है, और वर्ष 2020 में इसको राष्ट्रीय खेलों में भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, मलखंभ को राष्ट्रीय खेलों में कब शामिल किया गया? तो 2020 में। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक परीक्षा में नहीं आया है लेकिन आएगा। अगली बात करें मध्य प्रदेश की राजकीय फसल की, तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? तो वो है सोयाबीन। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। इसकी प्रमुख किस्मों की बात करें हम, ठीक है, तो इसकी प्रमुख किस्में हैं अलंकार, प्रतिकार, अहिल्या, प्रसाद, समृद्धि। ठीक है, सोयाबीन की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो अहिल्या, ठीक है, अलंकार, ठीक है, प्रतिकार, प्रसाद और ठीक है समृद्धि। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी ठीक है पूछा जाता रहेगा। ठीक है, पूछ लेंगे प्रतिकार किसकी किस्में हैं? ठीक है, बताइए। चावल, गेहूँ, सोयाबीन, ठीक है, गन्ना, इस तरह का। ठीक है, बात करें क्षेत्र की, तो जो है मालवा क्षेत्र में ही सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य। ठीक है, तो पता ही होगा आपको मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? माछ है। ठीक है, माछ कहाँ का है? तो जो है मालवा वाले क्षेत्र का है। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ का है? तो मालवा का। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? तो वो है माचा या माछ। ठीक है, कहाँ का है? तो मालवा क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाने वाला नाट्य है। इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो सिद्धेश्वर सेन और ठीक है ओम प्रकाश शर्मा। ठीक है, एमपीपीएससी 2023 में पूछा गया था, ओम प्रकाश शर्मा या सिद्धेश्वर सेन के विषय में इनका संबंध किस क्षेत्र से है या किस खेल से किस कला से इनका संबंध है। ठीक है, तो नाट्य जो है परफॉर्म किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार नाट्य को। ठीक है, देखिए ये जो मंचन किया जा रहा है ये नाट्य है। ठीक है, नाट्य मतलब है ड्रामा। ठीक है, नाटक। ठीक है, देखिए, है ना, तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा जी इसके क्या हैं? प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, बात करें हम राई की, तो राई भी क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। डांस कौन सा है? तो वो है राई। ठीक है, डांस की बात करें तो हो जाएगा राई। कहाँ का है? तो ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, राई वैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है, लेकिन जो प्रमुख फेमस राई है वो है बुंदेलखंड की राई। ठीक है, और करीला मेला जो है राई के लिए जाना जाता है, फेमस है। ठीक है, लोगड़िया समाज के लोगों के द्वारा वहाँ पे जो है राई नृत्य किया जाता है। ठीक है, राई कब ये किया जाता है? तो किसी भी शुभ अवसर या मांगलिक अवसर पर ठीक है राई का जो है अभिनय या ठीक है राई नृत्य को किया जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार की हम बात करें तो ज्ञानेश्वर, ठीक है, ज्ञानेश्वर जी और ठीक है राम सहाय पांडे जी। ठीक है, इनको वर्ष 2020, ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ठीक है, राम सहाय पांडे जी को अभी वर्ष 2020 में पद्मश्री मिला था इनके लिए, और अभी 2024 में इनकी क्या हो गई है? 2024 या 25 में, ठीक है, 2025 में शायद इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2025 में इनकी ठीक है मृत्यु भी हो गई है, तो याद रखना आप परीक्षा में, ठीक है, पूछे जा सकते हैं ये। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान। ठीक है, तो इसकी घोषणा कब हुई है? 2010-11 में। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई है? 2010-11 में। ये भी पूछा जाता है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान है क्या? तो सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ये है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजकीय गान। ठीक है, रचनाकार कौन है? तो महेश श्रीवास्तव जी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, रचनाकार मतलब इसके लिखने वाले, ठीक है, रचित करने वाले। संगीतकार कौन है? संगीत से किसने इसको संजोया है? तो संगीत से संजोया है सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव जी ने। ठीक है, तो सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव जी का नाम भी आप याद रखना। और गायन करता कौन है? गायक कौन है? तो है शांतनु मुखर्जी या शान का आपने नाम सुना होगा, तो ये हैं इसके गायक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परिचय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी, पहलू थे, ठीक है, वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगले जो वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे
इसकी जो है भौगोलिक स्थिति। ठीक है, इसको हमने 2 भागों में बाँट के देखना है। पहले भाग में हमने जान लिया इसकी सामान्य स्थिति, जिसमें हमने जनसंख्या, ठीक है, साक्षरता, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को जाना, और मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह वगैरह। ठीक है, अगले वीडियो में हम जानेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, ठीक है, राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो परिचय को हम 2 भागों में बाँट के देख रहे थे। ठीक है, पहला भाग हमने बहुत ही विस्तार से जान लिया। अगले वीडियो में ठीक है, जानेंगे इसकी जो है ठीक है, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति को। जो भी तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, उनको यहाँ पे समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए संभवी आईएएस से और अपनी तैयारी को बेहतर और एक रणनीतिक मजबूती दीजिए। हमारे वीडियो को ठीक है, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।